नमस्ते। एआई की दुनिया में ना आजकल तूफान मचा हुआ है। कल तक तो बस अजीब सी तस्वीरें बना रहा था ये एआई, और आज देखिए ड्राइवरलेस कारें, एआई इन्फ्लुएंसर। ऐसा लग रहा है जैसे हमारी पूरी जिंदगी पर ही छा जाएगा। पर क्या ये सब सिर्फ तरक्की है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? आज हम एआई के उस पहलू की गहराई में उतर रहे हैं जिस पर अक्सर बात नहीं होती। क्या ये एक नए तरह का एक नया साम्राज्य बन रहा है? हमारे पास एक विश्लेषण है जो इशारा कर रहा है कि कैसे कुछ गिनी चुनी टेक कंपनियां ना बेहिसाब ताकत और संसाधन जमा कर रही हैं, एक अनदेखे साम्राज्य की तरह। तो हमारा मकसद क्या है? इस एआई साम्राज्य की परतें खोलना। ये कैसे हमारे ग्रह के संसाधन निगल रहा है, कैसे पावर कुछ ही हाथों में सिमट रही है, और हाँ, हम सब पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, ये जो एआई है ये कोई हवा में तो चलता नहीं। इसके पीछे हैं बहुत बड़े विशालकाय डेटा सेंटर्स, और ये सिर्फ बिल्डिंगें नहीं है, समझे, ये इस नए साम्राज्य के किले हैं जो हमारी धरती के संसाधन सोख रहे हैं। बिजली, पानी, जमीन। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने साम्राज्य करते थे अपनी कॉलोनीज के साथ। सही कहा। और अंदाजा लगाइए, एक एक सेंटर करीब 3 लाख घरों जितनी बिजली पी सकता है। 3 लाख घर? हाँ, और इन्हें बनाने में जो खनिज लगते हैं, जो उपकरण लगते हैं, उनका उत्पादन, वो कहानी तो बिल्कुल अलग है। और ये मामला सिर्फ फिजिकल रिसोर्सेज तक ही नहीं है ना? सबसे बड़ा संसाधन जो ये साम्राज्य हड़प रहा है वो है डेटा। हमारा डेटा। हाँ, हमारा ऑनलाइन बिहेवियर, आर्टिस्ट का काम, लेखकों की किताबें, सब कुछ अक्सर बिना इजाजत, बिना ठीक ठाक मुआवजे के एआई को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा। इसे डेटा उपनिवेशवाद भी कहा गया है। मतलब डेटा रूपी कच्चा माल लो, प्रोसेस करो और फिर तैयार एआई प्रोडक्ट वापस बेचो। ये तो बिल्कुल कॉलोनियलिज्म जैसा ही साउंड कर रहा है ही। और फिर इस डेटा को एआई के लिए तैयार करने का जो काम है, जैसे लेबलिंग वगैरह, वो अक्सर ग्लोबल साउथ के देशों में जैसे केन्या, वेनेजुएला, वहां के लोगों से बहुत कम मजदूरी पर करवाया जाता है। मतलब वहां भी शोषण है। हाँ, स्केल आई जैसी कंपनियों पर आरोप भी लगे हैं कि वो अपने डेटा लेबल करने वाले कम वेतन वाले कर्मचारियों का शोषण करती हैं। ये सब उसी सिस्टम का हिस्सा है। तो इन कंपनियों का असली इरादा क्या लगता है? विश्लेषण क्या कहता है? एकाधिकार, मोनोपोली। बिल्कुल, जैसा पीटर थील ने कहा भी है, कंपटीशन तो हारने वालों के लिए है। ये कंपनियां सिर्फ मार्केट पर कंट्रोल नहीं चाहती, वो एआई से जुड़ी रिसर्च, टॉप टैलेंट, यहां तक कि एआई की पूरी कहानी, मतलब पूरा नैरेटिव अपने कंट्रोल में रखना चाहती हैं। नैरेटिव कंट्रोल मतलब लोग एआई के बारे में क्या सोचें, ये भी वही तय करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। और हमारा ध्यान, हमारी अटेंशन, वो भी इनके निशाने पर है। याद है वो नेटफ्लिक्स वाले ने कहा था कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर नींद है। हाँ, वही माइंडसेट है। ये रवैया ना पुराने साम्राज्यों की याद दिलाता है। कैसे? वही लगातार फैलने की भूख, विस्तार, दूसरे बड़े प्लेयर्स से कंपटीशन, जैसे आजकल अमेरिका और चीन की टेक वॉर चल रही है। हाँ, वो तो है। और खुद को ऐसे दिखाना जैसे वो दुनिया को बेहतर बना रहे हैं, सभ्य बना रहे हैं, जैसे वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई बनाने का लक्ष्य। एजीआई मतलब इंसानों से भी ज्यादा स्मार्ट एआई। हाँ, और इसके लिए वो भारी लॉबिंग करते हैं, नियम अपने हक में बनवाने की कोशिश। रेगुलेशन को अक्सर इनोवेशन का दुश्मन बता दिया जाता है। अच्छा, तो टेक्नोलॉजी एक तरह से पॉलिटिक्स को बाईपास करने का जरिया बन जाता है इनके लिए। कह सकते हैं, पारंपरिक राजनीतिक प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का एक तरीका। और ये सिर्फ बिजनेस कंपटीशन तक ही सीमित नहीं है, अब तो इसे एआई युद्ध कहा जाने लगा है। हाँ, बिल्कुल। खासकर तब जब चीन की डीप सीक जैसी कोई कंपनी ओपन सोर्स मॉडल ले आती है। ओपन सोर्स मतलब जिसका कोड सबके लिए खुला हो। हाँ, जो शायद सस्ता भी हो, बेहतर भी हो। ये तो सीधे सीधे सिलिकॉन वैली के बड़े प्लेयर्स के बंद कंट्रोल टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस मॉडल को चैलेंज करता है। जाहिर है, उनका पूरा खेल ही कंट्रोल पे टिका है। और इसी चक्कर में अब सेनाओं के साथ इन टेक कंपनियों का गठजोड़ भी बढ़ रहा है, जो कि एक चिंता की बात है। ये सिर्फ भविष्य की बात नहीं है, ये अभी हो रहा है। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे इजराइल द्वारा कथित तौर पर लैवेंडर और वेज डैडी जैसे एआई सिस्टम्स इस्तेमाल करने की रिपोर्ट्स आई हैं। ये कैसे सिस्टम है? बताया गया है कि ये एआई सिस्टम बड़ी संख्या में टारगेट्स की पहचान करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करते हैं। अरे बाप रे। और चिंता की बात यह है कि इन सिस्टम्स को कथित तौर पर अमेज़न, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी ग्लोबल टेक कंपनीज का सपोर्ट हासिल है। क्या ये बड़ी कंपनियां इसमें शामिल हैं? रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं। कुछ रिपोर्ट्स में तो उस इलाके को इन टेक्नोलॉजीज के लिए एक प्रयोगशाला तक कहा गया है। प्रयोगशाला? इंसानों पर?
ये तो बहुत ही गंभीर नैतिक सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, और इसका विरोध इन कंपनियों के अंदर भी हो रहा है। जैसे गूगल के एक इंजीनियर ने हाल ही में पब्लिकली इस्तीफा दिया था इसी मुद्दे पर। ये जानना जरूरी है। इस जरूरी मुद्दे पर हम बात जारी रखेंगे, पर एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आपको ये गहरी पड़ताल, ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस एआई साम्राज्य के आगे बिल्कुल बेबस हैं? क्या इसका आगे बढ़ना एकदम तय है? देखिए, स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि इतिहास में बड़े बड़े साम्राज्य हमेशा बहुत ताकतवर, अजेय लगते थे, पर आखिर में उनका पतन हुआ। कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। ये बात तो सही है। और सबसे अहम बात, विकल्प मौजूद हैं। लोग विकल्प बना भी रहे हैं। जैसे कोई उदाहरण है? हाँ, न्यूजीलैंड में तेहकू मीडिया का उदाहरण बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने अपनी माओरी भाषा और संस्कृति को बचाने और उसे बढ़ावा देने के लिए क्या किया? क्या किया? बड़ी टेक कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने अपना खुद का एआई सिस्टम डेवलप किया। अपना खुद का? वाह। हाँ, और यहाँ कंट्रोल किसी बाहरी कंपनी के पास नहीं, बल्कि खुद माओरी समुदाय के हाथों में रहा। ये तो कमाल है। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपनी शर्तों पर। बिल्कुल। ये सिर्फ एक भाषा बचाने का प्रोजेक्ट नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि एआई की लगाम समुदायों के हाथ में भी हो सकती है। ये टेक कंपनियों के साम्राज्यवादी मॉडल का एक असली जमीनी विकल्प है। ये दिखाता है कि समुदायों को किसी बाहरी सेवियर या उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है, वो खुद लीड कर सकते हैं। हाँ, आत्मनिर्भरता। तो हमने आज देखा कि एआई दुनिया तो बदल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज का जो विश्लेषण है वो इस तरफ इशारा कर रहा है कि ये बदलाव शायद अनजाने में ही सही, पर साम्राज्य बनाने के उसी पुराने ढर्रे को दोहरा रहा है। हाँ, वही पैटर्न, संसाधनों पर कब्जा, कुछ मुट्ठी भर हाथों में ताकत का जमा होना, और पूरी कहानी, पूरे नैरेटिव पर अपना कंट्रोल। बिल्कुल। और यहाँ शायद सबसे जरूरी सवाल ये नहीं है कि क्या एआई भविष्य तय करेगा, बल्कि सवाल ये है कि कौन एआई को आकार देगा और किसके फायदे के लिए। सही पॉइंट है। और ये जो महसूस कराया जाता है ना कि सब कुछ पहले से तय है, कि हम कुछ बदल नहीं सकते, ये शायद खुद भी साम्राज्य की एक रणनीति का हिस्सा है, ताकि वो लोग सवाल ना उठाएं। हाँ, ताकि यथास्थिति बनी रहे। लेकिन तेहकेकू मीडिया जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि प्रतिरोध मुमकिन है, कि दूसरे रास्ते हैं। तो आज की बातचीत के अंत में एक विचार श्रोताओं के मन में छोड़ते हैं। अगर टेक्नोलॉजी, जैसा कि हमने डिस्कस किया, पारंपरिक राजनीति और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अनदेखा या बाईपास कर सकती है, तो फिर इन ताकतवर, ग्लोबल और काफी हद तक और लोकतांत्रिक टेक साम्राज्यों पर लगाम कसने के लिए समाज को किस तरह के नए संतुलन, नए चेक्स एंड बैलेंसेस की जरूरत होगी। सोचने वाली बात है। और ऐसी ही और गहरी विवेचनाओं के लिए, हमारे विश्लेषणों के लिए जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें।